मेरे पिता से जब बोला नहीं जा रहा था तब भी पूछते, अरे कितने लड़कों को नौकरी लगवाई तूने? मैं बोलता एक को भी नहीं लगाई। बिजली के बिल कम हुए कि सरकार ने नहीं करे, तो मेरे पिता ने एक बात कही मुझे कि देख, कमजोर की कोई नहीं सुनता इस दुनिया में। अरे हम तो ये सोच के आए थे इस विधानसभा में कि जो कोई एमएलए विधानसभा में बोलता है उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और शायद दूसरे एमएलए सो जाते होंगे, बोलते नहीं होंगे, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा होगा। तो किसानों की मांग को मजबूती से सदन में उठाना। सभापति महोदय, ना मैं किसी सरकार से डरा, ना किसी नेताओं से डरा। मैंने मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए और जनता की मांग के अनुरूप मैंने उन तमाम मांगों को सदन में रखा। कितना सहन करे किसान? बिजली के बिल सभापति महोदय आते हैं ना तो कपकपी छूट जाती है किसान की। किसान अपनी इज्जत को बचाना चाहता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता कि कैसे मेरी इज्जत को बख्श दो। वो जिंदा लाश है किसान, आपको चलता फिरता दिखता है, लेकिन कब का मर चुका है वो। प्रतिदिन मरता है अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए। लेकिन पता नहीं लोग कैसे निष्ठुर हो गए, कैसे पत्थर दिल हो गए, कैसे संवेदनहीन हो गए कि किसी को भी उसका दर्द समझ में नहीं आता। मेरे पिता पिछले 2 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। जब भी विधानसभा सत्र आता वो मुझे बताते कि अपने यहां बेरोजगार बहुत लड़के हैं गांव में, इनको रोजगार मिल नहीं रहा है, फैक्ट्रियों में रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां निकल नहीं रही हैं। तू एमएलए बना है, ये के बाद बोला इनकी मांग को सदन में उठाना मजबूती के साथ। क्या तो उसको रह जाएगा अंदर ही। मेरे पिता मुझे बताते कि किसान के साथ घोर अन्याय होता आ रहा है। चुनाव के वक्त सभी लोग बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में किसान के साथ कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो किसानों की मांग को मजबूती से सदन में उठाना। सभापति महोदय, ना मैं किसी सरकार से डरा, ना किसी नेताओं से डरा। मैंने मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए और जनता की मांग के अनुरूप मैंने उन तमाम मांगों को सदन में रखा। हो सकता है मैं बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी बनाऊं, लेकिन चूंकि मेरा ये धर्म और मेरा ये कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने बेझिझक उन मांगों को रखा। कैंसर के पेशेंट की अंतिम समय में आवाज भी लगभग चली सी जाती है, बहुत मुश्किल से वो बोल पाता है। मेरे पिता से जब बोला नहीं जा रहा था तब भी पूछते, अरे कितने लड़कों को नौकरी लगवाई तूने? मैं बोलता एक को भी नहीं लगाई। बिजली के बिल कम हुए कि सरकार ने नहीं करे, तो मेरे पिता ने एक बात कही मुझे कि देख, कमजोर की कोई नहीं सुनता इस दुनिया में। तू निर्दलीय विधायक है, अकेला विधायक है, सब चाहते हैं, इसलिए तेरी बात का वजन सरकार नहीं मान रही है। बेटा, ये जनता है राजस्थान की या हिंदुस्तान की, ये बजरंगबली की तरह भोली भाली और वफादार है। जिस तरह से बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि सागर को आप पार कर सकते हो, उसी तरह से चाहे तुझे गांव गांव ढांडी जाना पड़े, चाहे सब कुछ अपना बेचना पड़े, लेकिन अपनी आवाज का असर बढ़ा, उसके वजन को बढ़ा और जनता को
उसकी ताकत याद दिला राजस्थान की जनता को। और जिस दिन राजस्थान की जनता ने अपनी शक्ति को पहचान लिया, फिर कोई भी तेरी आवाज को या जनता की मांग को हल्के में नहीं लेगा। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा कि हिंदुस्तान में लगभग आज की डेट में 23 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कानून बना दिया ऐसा कि केवल उन्हीं के स्टेट के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरे राजस्थान के एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान की सरकार को कौन सी दिक्कत है कि वो ये कानून नहीं बना रही है। अरे अगर आप नहीं बनाते हो तो उन 23 स्टेट से भी वो खत्म करवाएं बाउंडेशन। अगर उन्होंने बाउंड कर रखा है तो फिर अकेले राजस्थान के बेरोजगार युवा का गुनाह क्या है? वो अपनी मांग भी करता है तो लोग बटे हुए नजर आते हैं अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से। और कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कर सकता किसान सहन करे अन्याय तो कितना सहन करे, कब तक सहन करे। सभापति महोदय, 1973 में गेहूं का भाव था 200 रुपया क्विंटल और बाजार में सोना मिलता था 500 रुपया तोला। आज गेहूं की कीमत बढ़कर मात्र हुई है 1700 से 1800 रुपए और सोना मिल रहा है 50,000 रुपया तोला। सभापति महोदय, 1973 में आईएएस की सैलरी होती थी लगभग 600 रुपया और आज की डेट में 100 गुना बढ़ गई है। 100 गुना सोना बढ़ गया, 100 गुना आईएएस की सैलरी बढ़ गई। लेकिन उस किसान की कीमत बढ़ी है मात्र 3.5 गुना। सभापति महोदय, मजदूर को 1973 में मजदूरी में मिलते थे 4 किलो गेहूं। आज नरेगा में मजदूरी करने जाता है, उसको जितना पैसा मिलता है उसके आते हैं गेहूं 6 किलो। यानी कि 73 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मजदूर की मजदूरी बढ़ी 1.5 गुनी। किसान की उपज की कीमत बढ़ी मात्र 3.5 गुनी और दूसरे लोगों की 100 गुना। कितना सहन करे, कितना खून का घूंट पिए हिंदुस्तान का किसान। लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन टूटा नहीं हूं और घुटने नहीं टेके। और आज इस शपथ में, इस सदन में मैं शपथ लेता हूं कि चाहे मेरा घर बाहर बिक जाए, मैं जानता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, लेकिन गांव गांव ढाणी जाके मैं किसानों के हस्ताक्षर करा के लाके मुख्यमंत्री जी को देऊंगा कि अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, यह राजस्थान की 36 बिरादरी की मांग है। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र में कहते सर गिनाने पड़ते हैं, वो मैं सर भी गिना करके बताऊंगा कि मैं अकेला नहीं हूं या मेरी अकेले की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है और जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं आज भी सदन में मांग करता हूं कि छोटे किसानों को मुफ्त में बिजली दे, एमएसपी पे उसकी फसल को खरीदे। एमएसपी को भी ऐसे दिखाती है सरकारें जैसे पता नहीं उसको क्या दे रहे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी उसको नहीं देना चाहते। मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम मिनिमम मांग रहे। जब किसान बेचने आता है तो उन्हें पूरे दांव में बिक जाता है, क्योंकि एमएसपी पे जब फसल आती है खरीदी ही नहीं जाती।
वो ज्यादा दिन रख नहीं सकता घर में, मजबूर है बेचारा, वो उन्हें पुणे दाम में बेच देता है, फिर एमएसपी पे खरीदने का ढोंग होता है। मामूली सी फसल खरीदी जाती है, बाजरे की फसल जो मेरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होती है 41.3%, लेकिन उसको एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है। 2125 रुपया एमएसपी प्राइस और बाजरा बिकता है 1200-1300 रुपए में। कितना सहन करे किसान। बिजली के बिल सभापति महोदय आते हैं ना तो कपकपी छूट जाती है किसान की। किसान अपनी इज्जत को बचाना चाहता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता कि कैसे मेरी इज्जत को बख्श दो। वो जिंदा लाश है किसान, आपको चलता फिरता दिखता है, लेकिन कब का मर चुका है वो। प्रतिदिन मरता है अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए। लेकिन पता नहीं लोग कैसे निष्ठुर हो गए, कैसे पत्थर दिल हो गए, कैसे संवेदनहीन हो गए कि किसी को भी उसका दर्द समझ में नहीं आता। भाड़े के लोग लेके मोटी मोटी तौंद के नेता सोशल मीडिया पे बब्बर शेर लिखवा देते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको बनाया, जब बारी आती है उसके साथ उसके पक्ष में लड़ाई लड़ने की, तो सारे के सारे भीगी बिल्ली बन जाते। कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरह से सहन करता रहेगा तो ये अन्याय यूं ही होता रहेगा। और सभापति महोदय, इतिहास गवाह है, जितनी भी क्रांतियां हुई वो इसी प्रकार से अन्याय सहते सहते, जब अति होगी, बर्दाश्त से बाहर स्थिति आ गई, तो उस क्रांति का जन्म हुआ। लेकिन मैं जिंदा रहा तो मैं बताऊंगा आपको, जिंदा रहा बलजीत यादव तो बताएगा आपको। कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मेरे सीने में बहुत आ गए, मेरे मन मस्तिष्क में भी जुनून है। और इतिहास गवाह है, कितने भी बड़ी से बड़ी शक्ति ने जुनून से लड़ने की सोची तो जीत जुनून की हुई है। और हम जनता के जुनून को जगाएंगे, एक एक चीज जनता को बताएंगे। हमें कोई एमएलए का मोह नहीं। मैं तो आज भी कहता हूं सरकार से, आप किसान के साथ न्याय कर दो, जवान के साथ कर दो। मैं तो अपनी एमएलएशिप से रिजाइन कर दूंगा, आप बना लेना अपना एमएलए, और जिता के और भेजेंगे, उसको जिता के भेजेंगे। इस सदन में कह रहा हूं, जिस दिन कर दो कह दो, उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। कोई यहां बैठ करके और इन सोफों पे, मैं कोई खुश होने के लिए नहीं आया, इनमें कोई आनंद ज्यादा मिल रहा है। फौजी का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम तो यह सोच के आए थे इस विधानसभा में कि जो कोई एमएलए विधानसभा में बोलता है उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और शायद दूसरे एमएलए सो जाते होंगे, बोलते नहीं होंगे, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा होगा। हम चलेंगे, वहां बोलेंगे, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मेरी बात, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पुनः यही कहूंगा सरकार से कि जवान, किसान, मजदूरों की मांगों को गंभीरता से ले, ये मेरा बार बार उनसे निवेदन है। धन्यवाद सभापति।